नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स में। आज का एपिसोड कुछ अलग होने वाला है। आज किसी स्पेसिफिक डोमेन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ब्रॉडर एरिया के बारे में। हैं उनके लिए क्या क्या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किस तरीके की ट्रेनिंग ले सकते हैं और वर्कफोर्स में एंटर कर सकते हैं, और इसके साथ ही क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए हैं, वो कितनी कितनी फील्ड्स में जा सकते हैं, कौन सी ट्रेनिंग उनके लिए जरूरी है और किस ट्रेनिंग से उनको कैसा करियर प्रोस्पेक्ट्स आगे हासिल होगा। इसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर पंकज जैन जी जुड़े हैं। सर NICS नोएडा में असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के पद पर कार्यरत हैं। सर को इस फील्ड में वर्षों का अनुभव है। सर ने बहुत सारे डिफरेंटली एबल किया है और ये इंश्योर किया है कि वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी तरफ से इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। आपका स्वागत है सर हमारे शो में। ओवर टू यू सर। थैंक यू आकांक्षा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का कैरियर शो का टॉपिक विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण व रोजगार में अवसर। दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार, भारत सरकार बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है, जिसके लिए हम बहुत सारे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। PWD एक्ट में काम किया गया है दोबारा से, और विकलांगों को एम्पावर करने के लिए, विकलांगों को सशक्त करने के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 2,68,00,000 दिव्यांग थे, जो कि उस समय की कुल आबादी का 2.21% थे, 2.21% थे, जिसमें से 21.16 लाख मल्टीपल डिसेबल्ड थे। स्वाभाविक है कि पिछले 13 सालों में दिव्यांगों की संख्या बढ़ी ही होगी, और जब दोबारा से जनसंख्या होगी तो इस समय दिव्यांगों के जो असली आंकड़े हैं तभी हमें उपलब्ध हो पाएंगे। परंतु जहां तक विकलांगों की स्थिति का संबंध है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार अभी भी नहीं हुआ है। आज भी हम जब भी बस अड्डे पर, आप या मैं, हम में से जब भी कभी बस अड्डे पे, मंदिरों में, रेलवे स्टेशन पे, मेलों में, मॉल्स में कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत सारे विकलांग, मतलब मैंने तो ये देखा है कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 95 विकलांग भीख मांगते हुए नजर आ जाते हैं। तो बड़ा दुख होता है और बहुत परेशानी भी होती है कि विकलांगों के सुधार के लिए सरकार इतने अच्छे कार्यक्रम ला रही है, इतनी सारी योजनाएं बना रही है, फिर भी विकलांगों को भीख मांग के काम करना भीख मांग के का अपना पालन पोषण करना पड़ रहा है। इस विषय में बहुत सारी अवेयरनेस की भी जरूरत है, क्योंकि मैं खुद जब इस फील्ड में नहीं, मेरे मन में भी उनको देखते ही दया की भावना उत्पन्न होती थी, और मैं तुरंत उनको भीख देने के लिए मेरे हाथ उठ जाते थे। परंतु ऐसी स्थिति होने के बाद भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं। सरकार ने उनके लिए PWD एक्ट 1995 लाया। उसके बाद RPWD एक्ट 2016 के माध्यम से विकलांगों को सशक्त करने के सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, परंतु बहुत कुछ अभी भी ऐसा है जो उनको उनको सशक्त करने के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ दिव्यांगों का नाम जो दिव्यांग नाम है, इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले शब्द दिव्यांगों के लिए पहले शब्द इस्तेमाल होता था अपाहिज, उसके बाद शब्द इस्तेमाल होने लगा अपंग, उसके बाद शब्द इस्तेमाल होने लगा शारीरिक रूप से विकलांग, फिर कुछ समय तक फिजिकली चैलेंज्ड, और अब दिव्यांग। तो विकलांगों के नाम भी समय समय के अनुसार बदलता रहा, परंतु अब जो दिव्यांग शब्द है वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पेक्ट देता है। अपंग, अपाहिज में उतनी रिस्पेक्ट उनके नाम में भी नहीं मिलती थी। एक समय था जब समाज में विकलांगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्हें परिवार व समाज पर बोझ समझा जाता था।
इनका पालन पोषण दया, दान और भीख पर होता था। मतलब किसी ने दया कर दी, दान कर दिया या भीख दे दी और उसी पे वो लोग अपना गुजारा करते थे। उनकी कोई सोसाइटी में उपयोगिता नहीं थी। ये नहीं समझा जाता था कि ये लोग भी कुछ काम करके या किसी भी तरीके से सोसाइटी के लिए उपयोगी हो सकते हैं, बेनिफिशियरी हो सकते हैं। उस समय ये माना जाता था कि जो इनकी विकलांगता है, वो इनका अभिशाप है, या या इन्होंने कोई पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, जिसका फल इन्हें मिल रहा है, और भगवान ने जो अभिशाप दिया है, उसके फल ये लोग भुगत रहे हैं। इसे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का रूप में देखा जाता था। समाज में लोग उन्हें दान देकर पुण्य कमाने की भावना रखते थे कि कोई विकलांग है, अगर हम उसे दान दे देते हैं तो हमें पुण्य मिलेगा और हम अपना परलोक सुधार लेंगे। मतलब विकलांगों को भीख देना या दान देना ये माना जाता था कि अपने परलोक को सुधारने के लिए हम पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इतनी बुरी हालत थी, इतना बुरा, मतलब वो इतने यूजलेस थे सोसाइटी में। उनकी ना रिस्पेक्ट थी, कोई भी कुछ भी अपमान कर देता था। मतलब जो जो मेंटली इल डिसेबल्ड दिव्यांग थे, उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। तांत्रिकों के द्वारा उनके ऊपर भांति भांति के अत्याचार होते थे। मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। परंतु परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ परंतु धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि दिव्यांगों को दया की नहीं, सहारे की जरूरत है। हम हम हमेशा उनके लिए दया दिखाकर उनके लिए काम नहीं कर सकते। हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें उन्हें एम्पावर करने की जरूरत है। हमें उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत है। हमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। धीरे धीरे सोसाइटी में इस तरह के थॉट, इस तरह के विचार विकसित होने लगे, डेवलप होने लगे। तो फिर क्या, इसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए? फिर इस बारे में डिस्कशंस हुई। जो लोग थे, उन्होंने उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को, इन जो डिसेबल्ड दिव्यांग बच्चे हैं, कि दिव्यांग लोग हैं, उनके उस विकृत अंग को छोड़ के अन्य जो सही अंग हैं, उनको उनको किसी खास व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जाए। मतलब उन उन सही अंगों को प्रशिक्षित करके, किसी खास व्यवसाय में प्रशिक्षित करके उसको रोजगार में लगाया जाए। ये सोचा गया कि भाई ठीक है, विकृत अंग के बजाय जो नॉर्मल अंग है, उनको प्रशिक्षित करके किसी खास व्यवसाय में लगाकर उनको रोजगार में लगाया जाए, जिससे इनका इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन हो सके। मतलब ये माना गया कि अगर वो कुछ भी काम कर लेंगे प्रशिक्षण पाके, या कुछ भी छोटा मोटा काम भी कर लेंगे, तो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, कुछ अर्न कर पाएंगे। कुछ अर्न करेंगे तो अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकेंगे, स्वाभिमान की भावना उनमें जागृत होगी। और मतलब एक सेल्फ स्टीम उनका बढ़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस के साथ वो सोसाइटी में मूव कर पाएंगे। परंतु इस आर्थिक पुनर्वास के साथ साथ, इसके साथ साथ उतना ही जरूरी था सामाजिक पुनर्वास। क्योंकि समाज तो उनको भीख लेने वाला एक इंसान समझ रहा था ना। वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, वो उनको वैल्यू नहीं कर रहा था, वो उनको अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा था। एक्सेप्टेंस नहीं थी सोसाइटी में डिसेबल्ड के लिए। तो इकोनॉमिकली रिहेबिलिटेशन, इकोनॉमिक पुनर्वास के साथ साथ सामाजिक पुनर्वास की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्हें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सुरक्षा और सोशल एक्सेप्टेंस, लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत थी, जिससे अपने ऊपर भरोसा बढ़ सके उनका। वो सोसाइटी में अपनी प्रतिभा की, मेरे अंदर भी ये योग्यता है, मैं भी ये कुछ कर सकता हूँ, अपनी आइडेंटिटी बना सके, लोगों को दिखा सके। तो इस तरह से सोचा गया कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, इकोनॉमिकल उनका रिहेबिलिटेशन हो, और समाज और राष्ट्र के उत्थान में वो अपना योगदान दे सके। उनमें ये विकसित हो सके कि मैं समाज और देश के डेवलपमेंट में अपनी वो दे रहा हूँ, अपना अपना अपने प्रयास दे रहा हूँ, अपना अपना काम कर रहा हूँ। इस सोच के साथ इस विषय पर सबसे पहले अमेरिका में गंभीर सीरियस एफर्ट्स हुए। खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ईसाई मिशनरियों ने सोचा कि क्यों ना इनको प्रशिक्षण और
इनको रिहैबिलिटेट किया जाए। इस काम के लिए उन्होंने बहुत सारे अनाथालयों, स्कूलों, धर्मशालाओं आदि का चयन किया, जहां पर रखकर उनको प्रशिक्षण और पुनर्वास किया जा सके, प्रशिक्षण देकर उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जा सके और उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके सोसाइटी में, और अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद की जा सके। भारत में भी इस समय तक इसके बाद इस समय तक भारत में भी विकलांगों के पुनर्वास के लिए प्रयास शुरू हो गए थे। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट की मदद से 1968 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने बॉम्बे और हैदराबाद में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए, और पायलट प्रोजेक्ट के रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे उन्होंने 2 VRC, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर फिजिकली हैंडीकैप सेंटर्स शुरू किए 1968 में। भारत सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट की मदद से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस बाद 1973 में भारत सरकार ने पूरे देश में VRCs की स्थापना शुरू की। आज हमारे देश में 24 वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर हैंडीकैप हैं। आजकल VRCs का नाम बदलकर NCSC फॉर DA कर दिया गया है, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड। आज आज हम विकलांगों को, जिनको हम पहले विकलांग या फिजिकली चैलेंज कहते थे, आजकल हम उनको दिव्यांग कहते हैं। तो VRCs अब नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड के रूप में बदल गया है। मतलब अब VRC नहीं बोला जाता है, NCSC फॉर DA बोला जाता है। इन VRCs के खोलने का इंडिया में कुछ मुख्य पर्पसेस थे, कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। जैसे विकलांगों की क्षमताओं का मूल्यांकन करना। ठीक है, विकलांग है एक व्यक्ति का, एक पर्टिकुलर अंग, एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट उसका खराब है, परंतु उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटी हैं, कैपेसिटीज हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स हैं, आइडेंटिफाई करना, उसका इवेल्युएशन करना। जब हम NCSC फॉर DA या VRCs के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो इन विषय मूल्यांकन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा उद्देश्य था सॉरी, विकलांगों के लिए जो उपयुक्त रोजगार हैं, उनके लिए जो जॉब्स हैं, उनके लिए जो नौकरियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उन नौकरियों को ढूंढना जो विकलांगों के लिए हैं, या विकलांगों के लिए बहुत इजी हैं, या जिन से कर सकते हैं। ऐसे रोजगारों की या ऐसी नौकरियों की तलाश करना VRCs का उद्देश्य रहा। इसके अलावा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें और अच्छे से तरक्की करने के लिए, उसमें प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट करने के लिए, जो भी सैलरी या जो भी वो पा रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी करने के लिए गाइडेंस व काउंसलिंग प्रदान करना इन VRCs का प्रमुख उद्देश्य था। पहले उनके लिए इवैल्यूएशन करना, फिर उनका रोजगार को चयन करना, व्यवसायों का चयन करना जो विकलांगों लिए, फिर उसके लिए उनको गाइडेंस काउंसिल करना। फिर सोसाइटी के सामने अगला लक्ष्य ये था कि सोसाइटी के सामने ये प्रूव करना कि ये विकलांग भी सामान्य व्यक्तियों की तरह सर्वथा योग्य हैं प्रतियोगिता के। मतलब जो हार्ड कंपटीशन है नौकरी पाने के लिए, वो विकलांग भी उसको उसी तरह से सामना कर सकता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति। ये विकलांगों के लिए सोसाइटी में ये छवि पैदा करना VRC का एक प्रमुख लक्ष्य था। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर विकलांगों के लिए जो एक पूर्वाग्रह है, एक सोशल स्टिग्मा है कि ये तो बेचारे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, इनकी तो सीमाएं हैं, इनके ऊपर तो भगवान ने बहुत अन्याय, इस तरह के जो स्टिग्मा है, सामाजिक पूर्वाग्रह है ना, उसको दूर करके लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करना। जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अवेयरनेस कैंप्स VRCs वाले लगाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि
सोशल रिहेबिलिटेशन तो तभी होगा ना जब सोसाइटी के अंदर उनके प्रति जो एक स्टिग्मा है वो खत्म हो। इसके लिए भी वीआरसी काम करती है। और इसके अलावा विकलांगों के बेटरमेंट के लिए जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो मूवमेंट्स होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी जितने भी आंदोलन होते हैं, उनमें हेल्प करना, उनमें सहयोग करना, या उसको आम लोगों तक पहुंचाना। भाई डिसेबल्ड के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, कोर्ट में है या जहाँ कहीं भी है, उसके लिए डिसेबल्ड के बेटरमेंट के लिए जो हम मूवमेंट होते हैं, जो उसमें सहयोग करना। तो ये वीआरसी या एनसीएससी फॉर डीए के प्रमुख उद्देश्य रहे जब उनको स्थापित किया गया 1973 में। जब 1973 में वीआरसीस को स्थापित किया गया तो उन वीआरसीस के उद्देश्य थे, ये उम्मीद की गई कि वीआरसीस इन सारी लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, डिसेबल्ड की हर तरीके से हेल्प करेगा, चाहे मूल्यांकन करना हो, चाहे रोजगार चुनना हो, चाहे उनको गाइडेंस काउंसलिंग देना हो, चाहे उनको कंपटीशन के लिए तैयार करना हो, या सोसाइटी में उनके स्टिग्मा को हटाना हो, उनको मूवमेंट्स में उनके लिए फाइट करना हो। तो वीआरसीस के ये प्रमुख उद्देश्य थे और ये माना गया था कि ये वीआरसीस इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होगा। इसके बाद हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे, जो जिससे ये वीआरसीस के है, द फंक्शनिंग ऑफ वीआरसीस या एनसीएससी फॉर डीए। दिव्यांगों के पुनर्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी वीआरसीस हैं वो 3 तरीके से काम करती हैं। 3 तरीके से वीआरसीस काम करती हैं दिव्यांग बच्चों का पुनर्वास करने के लिए। नंबर 1 प्रशिक्षण द्वारा। नंबर 1 प्रशिक्षण द्वारा दिव्यांग बच्चों को पुनर्वास देने की कोशिश की जाती है। दूसरा नौकरी प्रदान करना, जैसे प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में नौकरी प्रदान करना, तो मैं नहीं कहूंगा, नौकरी प्रदान करने में मदद करना। इस बारे में हम डिटेल में, तो 3 तरीके से हम लोग पुनर्वास का प्रयास करते हैं दिव्यांगों का। पहला प्रशिक्षण के द्वारा, दूसरा नौकरी के द्वारा, और तीसरा स्वरोजगार के द्वारा। विकलांगों को अपना व्यवसाय शुरू करने में के लिए प्रशिक्षण व धन के बारे में जानकारी देना या उसमें लोन आदि प्राप्त करने में मदद करना। इसके अलावा और भी अन्य सेवाएं हैं जो जिससे हम कोशिश करते हैं कि डिसेबल्ड को रिहेबिलिटेशन मिले। मेरा अपना अनुभव है कि वीआरसी इतना इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूं कि वीआरसी विकलांगों के लिए, वीआरसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और आईआईटीज की और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की सुविधाएं दोनों मिलती हैं। क्योंकि आईआईटीज की तरह हम लोग विभिन्न 5 ट्रेड्स के अंदर वीआरसी ट्रेनिंग देता है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह उनको रजिस्टर करके उनको नौकरी प्राप्त करने में मदद करता है। कई बार लोग दिलाता है, दिलाना शब्द बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होगा, नौकरी दिलाने में पूरी मदद करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वीआरसी में प्रशिक्षण किस तरह जाता है, प्रशिक्षण द्वारा कैसे वीआरसी लोगों को पुनर्वास के लिए मदद करता है। वीआरसी में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो अनौपचारिक ट्रेनिंग है, अनौपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये अनौपचारिक प्रशिक्षण का उद्देश्य ये था कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी एजुकेशन नहीं है, खासतौर से तब जब 1973 में जब शुरू हुआ था, तो हमारे देश में उस टाइम साक्षरता दर बहुत ही कम थी, और ये महसूस किया गया कि जनरली, मतलब अधिकतर विकलांग अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने की वजह से हम उनकी ट्रेनिंग को अनौपचारिक रखें। भाई मतलब कुछ सिस्टम नहीं था, कभी भी आ जाएंगे कहीं, मतलब बहुत मुश्किलें थी। तो अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई वीआरसी में 1973 में। अनौपचारिक प्रशिक्षण से हमारा अभिप्राय है कि इसमें ये नहीं है कि फॉर्मली कि भाई आपको मार्च या अप्रैल में ही एडमिशन होंगे। अनौपचारिक प्रशिक्षण में वीआरसी के अंदर कोई भी विकलांग जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, दिसंबर में, अक्टूबर में, कभी भी आके एडमिशन ले सकता है। किसी भी साल के किसी भी दिन आकर वो एडमिशन ले सकता है। किसी भी तरह का टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई एजुकेशन बार नहीं है कि भाई उसकी एक पर्टिकुलर 12वीं होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको साक्षर होना चाहिए।
सिर्फ एक कंप्यूटर और स्टेनो के जो ट्रेड्स हैं उसमें 10th की थोड़ी सी कंपल्शन है। अदरवाइज विकलांग को साक्षर होना चाहिए, सिर्फ लिखना पढ़ना अगर उसे आता है तो भी, और बाई चांस कोई विकलांग निरक्षर है तो भी हम उसको एडमिशन, तो भी वीआरसी उसको एडमिशन देने से कभी भी मना नहीं करता। तो ये प्रशिक्षण है, कभी भी ले सकता है, और इसमें कोई एज बार भी नहीं है कि ये नहीं कि उसको 20 साल होना चाहिए, 23 साल का होना चाहिए या 35। 15 साल से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति आके वीआरसी में प्रशिक्षण के लिए एडमिशन ले सकता है, चाहे वो प्रशिक्षण के लिए हो एडमिशन, या वीआरसी की जो दूसरी सेवाएं हैं जैसे लोन, जॉब फेयर है, लोन से रिलेटेड एक्टिविटीज है या दूसरी एक्टिविटीज हैं, उस तो वो अपने आप को वीआरसी में रजिस्टर करा सकता है। कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ उसको 15 से लेके 15 से 50 ईयर के बीच में होना चाहिए। 15 से 50 साल तक का व्यक्ति वीआरसी में एडमिशन प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वीआरसी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसका एक भी पैसा नहीं लगता है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बारे में बीच में क्या अभी भी बहुत सारे लोग वीआरसी का नाम लेके विकलांगों से पैसे ऐंठते हैं कि हम वीआरसी में आपका एडमिशन करा देंगे, या वीआरसी के ऑफिस से बोल रहे हैं हम आपकी नौकरी लगवा देंगे और आपको इतने पैसे जमा कराना पड़ेगा। बहुत सारी संस्थाएं कोलैबोरेशन करके वो ये मानने लगती हैं कि वो वीआरसी हैं और हम वीआरसी से बोल रहे हैं। तो विकलांगों को वीआरसी के बारे में ये हमेशा जानना चाहिए कि वीआरसी हर सेवा, कोई सी भी सेवा कोई भी सर्विस, सभी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी व्यक्ति अगर उनसे पैसे मांगता है तो उसको तुरंत वीआरसी में या मिनिस्ट्री में जाके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, डीजीएनटी डिपार्टमेंट में जाके उसको कंप्लेन करनी चाहिए। इसके अलावा वीआरसी हर व्यक्ति, हर दिव्यांग जो उसके यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसको 2,500 रुपए महीने का स्टाइफंड प्रदान करती है। ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कई बार विकलांगों को घर से आने जाने में, और बहुत सारी, मतलब ये छात्रवृत्ति है जो विकलांगों को, कोई भी दिव्यांग हमारे प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसको 2,500 रुपए का छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा हर वीआरसी के अंदर एक हॉस्टल है। जो दूर से दिव्यांग आते हैं या दूर दराज से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या वीआरसी से दूर से आते हैं, उसको छात्रावास की सुविधा उनके लिए है, उपलब्ध है, और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीआरसी में जो प्रशिक्षण है, बेसिकली ट्रेनिंग है, वो 1 साल की होती है और 1 साल तक उनको स्टाइफंड मिलता है। बट अगर कोई दिव्यांग अगर ये चाहे कि वो 1 साल से ज्यादा समय तक ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो छात्रवृत्ति के बिना और साल, 1 साल और 2 साल और समय तक और अवधि कर सकता है, चाहे वो उसी ट्रेड में या उससे किसी और अन्य ट्रेड में अगर वो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। सिलेबस बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, अनस्ट्रक्चर्ड या पार्टली स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है। विकलांग की जरूरत और क्षमता के अनुसार वीआरसी में सिलेबस बनाया जाता है। ये फिक्स नहीं है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ही होंगे। अब अगर एक बच्चा जिसका आईक्यू बॉर्डर लाइन है तो सिलेबस उसी तरह की फैसिलिटी फ्लेक्सिबल होगा कि वो उसको कर सके। या कई बार एम्प्लॉयर ये हमसे डिमांड करते हैं कि भाई हमें इस तरह के विकलांग चाहिए जिनको पर्टिकुलर ये चीजें आती हैं, जैसे कंप्यूटर के बच्चे चाहिए उसको एम्प्लॉयर को, तो और वो चाहता है कि उन्हें वर्ड, एक्सेल और ये टैली वगैरह आए, तो हम पर्टिकुलरली उसकी डिमांड के हिसाब से भी बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो वीआरसी का जो सिलेबस है, वीआरसी का जो पढ़ाने का वो है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है या पार्टली स्ट्रक्चर्ड है, या वो जरूरत के हिसाब से रहता है। तो ये जो बेसिक बातें हैं, ये वीआरसी की जो खास बातें हैं जो वो मैंने आपको बताई। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वीआरसी में ट्रेड्स कौन कौन से। हर वीआरसी के अंदर 5 ट्रेड्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे देश में 24 वीआरसी हैं और हर स्टेट के अंदर एक वीआरसी होती है। वीआरसी सिर्फ हर स्टेट के अंदर एक है, जैसे दिल्ली में एक होगी, पंजाब में एक होगी,
राजस्थान में एक होगी, उत्तर प्रदेश में एक, तो इसके बहुत सारे वो नहीं है, सिर्फ हर स्टेट के अंदर एक होती है और हर वीआरसी में 5 ट्रेड्स के अंदर ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इसमें थोड़ा सा इसमें इंडिपेंडेंस है, जैसे कोई स्टेट है जिसमें कारपेंट मोटर मैकेनिक का ट्रेड वहां पे काम ज्यादा है, तो उसमें सेंटर अपनी सुविधा के, विकलांगों की सुविधा के अनुसार या वहां की डिमांड के हिसाब से ट्रेड को चेंज कर सकता है। वो कंप्यूटर की वो कारपेंटरी की बजाय मोटर मैकेनिक का ट्रेड भी शुरू कर सकता है। बट 5 ट्रेड हर हर वीआरसी के अंदर होते हैं। जैसे मेटल ट्रेड है, उसमें फिटर, टर्नर और वेल्डिंग सिखाया है। इसमें एजुकेशन लेवल की बात करें तो एजुकेशन सिर्फ लिटरेट, लिखना पढ़ना आना चाहिए। एज ग्रुप में कोई बार नहीं है, 15 से 50 साल तक का होना चाहिए। और उसकी डिसेबिलिटी है, उसका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है सॉरी, वो 40% का होना चाहिए। मतलब 40% डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति, ये एक बहुत बड़ी ये एक कंपल्सरी कंडीशन है कि 40% डिसेबिलिटी वाले को ही वीआरसी में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% या उससे ऊपर का होना चाहिए, तभी वीआरसी की जो सुविधाएं हैं, वीआरसी में जो रजिस्ट्रेशन है या वीआरसी में जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा या प्रशिक्षण के लिए उनको रजिस्टर किया जाएगा। ऐसे एक मेटल है, एक कारपेंट्री है, कारपेंट्री का जो ट्रेड है उसमें एजुकेशन वही लिटरेट होना चाहिए, 15 से 50 साल की उसका एज के बीच में होना चाहिए, 40% ऑफ उससे अबाव उसका वो होना चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर, हाँ बेसिक कंप्यूटर और स्टेनो के जो ट्रेड्स है उसमें दिव्यांग को 10वीं पढ़ा होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी कंडीशन है क्योंकि इसमें थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश और थोड़ी सी पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक कंप्यूटर और स्टेनो के जो ट्रेड है उसके अंदर उनको 10th पास होना चाहिए और 15 से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति वहां पे एडमिशन ले सकता है प्रशिक्षण के लिए। और 40 और उससे अबव का उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह एक चौथा ट्रेड है ड्रेस मेकिंग। ड्रेस मेकिंग में भी लिटरेट होना चाहिए विकलांग को, 15 से 50 साल और 40 अबव उसकी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो 5वां ट्रेड है उसके अंदर भी लिटरेट होना चाहिए, 15 से 50 साल तक का उसका एज होना चाहिए और उसकी जो डिसेबिलिटी वो 40% एंड अबव होनी चाहिए। ये तो बात हुई कि वीआरसी के अंदर, वीआरसी या एनसीएससी फॉर डीए के अंदर ट्रेड्स कौन से हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका एज क्या है, उनके लिए डिसेबिलिटी की क्या जरूरत, डिसेबिलिटी लेवल क्या होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। जो ट्रेनिंग के लिए जो भी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, जो उनकी डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट लेके आते हैं उसमें उनको कितना उनका वो लेवल होना चाहिए। जैसे विजुअली हैंडीकैप है, विकलांग है, विजुअली इम्पेयर्ड विकलांग है, उनकी जो आईज है वो 6/60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो विजुअली इम्पेयर्ड विकलांग हैं उनकी जो आई है, आंख है, जो जो थोड़ी जो ठीक आई है, नेत्र है, वो 6/60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक यहाँ बात, ये विजुअल इम्पेयर्ड में एक बात और ध्यान रखने लायक है कि जो जो भी दिव्यांग एक आंख, जो भी व्यक्ति एक आंख से देख सकता है, जिसका एक आंख बिल्कुल नॉर्मल है और एक आंख खराब है, उसको डिसेबल्ड नहीं माना जाता है, उसको दिव्यांग नहीं माना जाता है विजुअली इम्पेयर्ड में। इसी तरह हेयरिंग इम्पेयर्ड में जो मैक्सिमम जो बेहतर जो कान से सुनने की जो क्षमता है वो 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कभी, क्योंकि अगर 60 डेसिबल से ज्यादा दिव्यांगता से परे माना जाएगा, तो उसको दिव्यांग नहीं माना जाएगा, उसको 40% से कम का सर्टिफिकेट मिलेगा और वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी, मतलब डिसेबल होगा, बट वीआरसी में 40% डिसेबिलिटी नहीं होगी तो उसको रजिस्ट्रेशन में नहीं हो पाएगा। ओएच, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनको 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। और इसी तरह एमएच,
मेंटली रिटार्डेड जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनका IQ 51 और 70 के बीच में होना चाहिए। 51 और 70 के बीच में उनका IQ होना चाहिए। जिसका 35% डिसेबिलिटी है, उस विकलांग क्यों नहीं माना जा रहा है? बट मानना है कि 35% या 40% से नीचे के जो व्यक्ति हैं वो अपने काम कर सकते हैं। तो अब अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फंड है वीआरसीस की, रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन और एडमिशन। इनका एडमिशन, रजिस्ट्रेशन वीआरसी में किस तरह से होगा, किस तरह से विकलांगों का इवैल्यूएशन होगा और एडमिशन क्या होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रजिस्ट्रेशन की। कोई भी विकलांग जब भी वीआरसी के अंदर एनसीएससी फॉर डीए में आता है, तो सबसे पहले उसको एक रेफरल रूम होता है, उसको हम रजिस्ट्रेशन रूम भी कह सकते हैं, बट वीआरसीज की उसमें एक रेफरल रूम है। सबसे पहले वो विकलांग वहां पे जाता है, वहां पे एक इनटेक असिस्टेंट होते हैं। उनका काम होता है कि वहां पे वो इंफॉर्मेशन, एक फॉर्म भरवाते हैं। जो भी विकलांग वहां पे जाते हैं उनको वहां पे एक फॉर्म भरवाते हैं। उस फॉर्म में जनरल इंफॉर्मेशन ली जाती है, एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, अब इस तरह की उनकी उम्र, पता, ये सारी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में भरी जाती है। के बाद वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। बीआरसी में कोई भी विकलांग जाता है और वो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसके पास यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, UDID होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि स्टाइफंड उसी बैंक की कॉपी के अकाउंट में, जो अकाउंट होगा उसी में ही जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और एजुकेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए और 2 फोटो होने चाहिए। ये किसी भी वीआरसी में रजिस्ट्रेशन के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके साथ किसी भी विकलांग को वीआरसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते वक्त जाना चाहिए। ये सारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, उनकी 2-2 फोटो कॉपी प्राप्त करने के पश्चात, वो जो इनटेक असिस्टेंट हैं वो उनकी फाइल तैयार कर देते हैं और उस फाइल को इवेल्युएशन के लिए, अब जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो बहुत अलग दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो वीआरसी का है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इवेल्युएशन के लिए वो भेजते हैं। इवेल्युएशन 3 तरह का इवेल्युएशन वीआरसी के अंदर किया जाता है। सबसे पहला एक जनरल इवेल्युएशन होता है, जो कि एक रिहेबिलिटेशन काउंसलर की पोस्ट हमारे वीआरसी के अंदर है। रिहेबिलिटेशन काउंसलर सोशल वर्कर के बैकग्राउंड से आते हैं, सोशल वर्क मास्टर ऑफ सोशल वर्क से उनका संबंध है, उससे भी ऊंची डिग्री के हिसाब से होते हैं। इसी तरह मनोवैज्ञानिक इवेल्युएशन होता है दूसरे नंबर पे, और तीसरा उनका वर्क इवेल्युएशन होता है। मनोवैज्ञानिक इवेल्युएशन में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसकी एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, इस तरह के टेस्ट करके उनके बारे में, विकलांग के बारे में जानकारी लेते हैं और वो करते हैं। और वर्क एवेल्युएशन में हम उसको रियल वर्कशॉप में विकलांग का इवेल्युएट करते हैं, रियल वर्कशॉप में उसको कोई मशीनें देके उस तरह से। तो सबसे पहले जनरल इवेल्युएशन के लिए जब आरओ के पास जाता है तो आरओ उनसे बात करते हैं, उनके परिवार के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में। वो उनको गाइडेंस करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारी एनजीओज यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद या नौकरी के लिए वो किन किन संस्थाओं में जा सकते हैं, क्या क्या उनके ट्रेनिंग करने के पश्चात कौन कौन सी जॉब प्रोस्पेक्ट्स होंगे, कौन कौन से ट्रेनिंग का स्कोप ज्यादा है। इस तरह से वो उनको इवेल्युएट करते हैं, उनको बताते हैं, उनसे उनकी जानकारी लेते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, ताकि उनको रिहेबिलिटेट करने में सुविधा हो सके। क्योंकि ये फिर विकलांग
एडमिशन के बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो फिर वो रिहेबिलिटेशन इसी रेफरल डिपार्टमेंट में आरओ के थ्रू ही वीआरसी के अंदर उसको रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाता है। फिर जब रिहेबिलिटेशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट उस फाइल पे लिखते हैं कि भाई मैंने ये जानकारी करी, इनका ये है, इनकी ये जरूरतें हैं, इनकी इस तरह से हेल्प की जानी चाहिए या की जा सकती है, या तो अपनी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट लिखने के बाद वो विकलांग और उसकी फाइल को साइकोलॉजिस्ट के पास भेज जाता है। साइकोलॉजिस्ट का मनोवैज्ञानिक इवेल्युएशन करते हैं। वो यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी को, इंटेलिजेंस को चेक करते हैं कि वो किस तरह के काम में है, एप्टीट्यूड क्या है, स्पेशल एबिलिटी क्या है, और फिर उनके बेस पे उनके जो टेस्ट के जो परिणाम होते हैं उसके बेस पे वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और फिर वर्क इवेल्युएशन के लिए वर्कशॉप में भेजते हैं, जहाँ पे वर्कशॉप फॉरमैन वहां पे इवेल्युएट करते हैं। तो तीसरा जो इवेल्युएशन है वो वर्क इवेल्युएशन है, जो वर्कशॉप में होता है, और जो वर्कशॉप फॉरमैन है वो उसको कंडक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्टरों की मदद से। फोरमैन वर्क इवेल्युएशन करते हैं विकलांग का। तो यहाँ पे विकलांगों को मशीन, यंत्र, औजार दे के काम करवा के देखा जाता है। जैसे अगर कटिंग टेलरिंग में कोई दिव्यांग मतलब 5 ट्रेड्स के अंदर दिव्यांग को भेजा जाता है और 5 ट्रेड्स में विकलांग से काम करा के देखा जाता है कि भाई आपकी हाथ की मूवमेंट अच्छी है नहीं। जैसे कटिंग टेलरिंग में गया तो हाथ की मूवमेंट अच्छी है नहीं, वो लकीर ठीक से खींच सकते, मतलब वो तरह तो अगर कटिंग उसमें मेटल के ट्रेड में गया तो वो देखा जाता है कि वो भारी चीजों को उठा सकता है या नहीं सकता, काफी देर तक खड़ा रह सकता है या नहीं रह सकता। तो इस तरह से हर 5 ट्रेड्स के वीआई उनकी उसका परीक्षण करते हैं और अपनी रिपोर्ट, अपनी इवेल्युएशन की जो रिपोर्ट होती है वो उस पर राइट डाउन करते हैं और उसके बेस पे आरओ अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। अपनी आरओ अपनी सॉरी फोरमैन वर्कशॉप इंचार्ज जो है फोरमैन, वो अपनी रिपोर्ट वीआईस की रिपोर्ट के आधार पर अपनी एक अलग रिपोर्ट बनाते हैं और वो फाइल पर लिखते हैं। ये तो हुआ इवेल्युएशन, रजिस्ट्रेशन हुआ, भाई वो आया, उसने नाम वगैरह लिखा, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराया, दिखा। इसके बाद इवेल्युएशन हुआ। वीआरसी में 3 तरह का इवेल्युएशन होता है। एक तो होता है जनरल इवेल्युएशन, दूसरा साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन, और थर्ड होता है वर्क इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के बाद फिर होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पार्ट वीआरसी का एडमिशन। इसके बाद हेड ऑफ द ऑफिस, आरओ, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और वर्कशॉप फॉरमैन की एक टीम बैठती है जो करियर केस कॉन्फ्रेंस करती है। उस ये टीम करियर कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड करती है कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर इस बच्चे को, इस दिव्यांग को कौन से ट्रेड के अंदर प्रशिक्षण के लिए एडमिशन दिया जाता है। तो जब ये जो टीम होती है इन 4 लोगों की, वो डिसाइड कर लेती है, तो उस बच्चे के लिए फाइनल ये डिसीजन होता है कि उसको इस पर्टिकुलर ट्रेड में जिसमें वो अच्छे से काम कर सकता है, उसके लिए जिसके लिए वो कैपेबल है। जैसे वीआरसी के उद्देश्य में हमने पढ़ा ना कि मूल्यांकन करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो उसके आधार पर, रिपोर्ट्स के आधार पर, वीआईस की रिपोर्ट्स के आधार पर और उन फोरमैन की रिपोर्ट्स के आधार पर ये डिसाइड करते हैं चारों लोग कि दिव्यांग को कौन से ट्रेड में ट्रेनिंग के लिए एडमिशन देना है। तो ये डिसाइड करने के बाद दिव्यांग का उस ट्रेनिंग में एडमिशन हो जाता है। जो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है ये वीआरसी के अंदर 1 महीने तक चलती है। अलग अलग ट्रेड्स के अंदर कई कई दिन तक बच्चे को कम से कम 5-5, 6-6 दिन वहां पे रखा जाता है और वहां पर उनको काम कराकर देखकर उसको इवेल्युएट किया जाता है फिर, ताकि उसकी बेस पे उसका एडमिशन किया जा सके। एक और चीज जो ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा मैं, वो है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है? ट्रेनिंग कई तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सबसे पहली है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जब दिव्यांग किसी इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग प्राप्त करता है। जैसे वीआरसी है, वीआरसी की इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट में आया और उसने ट्रेनिंग ली। आईटीआई है, एक इंस्टीट्यूट में गया और उसने वहां पे ट्रेनिंग ली।
पॉलिटेक्निक हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे NIVH हो गया। तो ये सारी जहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके जब भी कोई विकलांग ट्रेनिंग प्राप्त करता है तो वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कहलाती है। इम्प्लांट ट्रेनिंग, जब किसी भी कोई भी दिव्यांग अगर फैक्ट्री में जाके या उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में जाके, प्लांट में जो भी जहाँ पे भी वो काम हो रहा है या कोई भी प्रोडक्शन हो रही है, वहां जाके जो ट्रेनिंग प्राप्त करता है उसे इम्प्लांट ट्रेनिंग कहते हैं। अब वो इम्प्लांट ट्रेनिंग के लिए वो खुद भी जा सकता है वहां पे या VRC के थ्रू भी जा सकता है। तो इम्प्लांट ट्रेनिंग में जब व्यक्ति उस फैक्ट्री की रियल कंडीशन में जाके उस चीज को बनाना सीखता है, उसके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो उसे इम्प्लांट ट्रेनिंग कहते हैं। जो प्लांट में जाके ट्रेनिंग की जाए या फैक्ट्री में जाके या उस एस्टेब्लिशमेंट में जाकर दिव्यांग ट्रेनिंग प्राप्त करता है, उसे इम्प्लांट ट्रेनिंग कहते हैं। कम्युनिटी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये बहुत ही VRC की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। जैसे मैंने बताया कि हर स्टेट के अंदर एक VRC है। अब स्टेट बड़ा है, अब जहाँ पे सेंटर है वहां पे बहुत बारी विकलांग दूरी की वजह से है, अनेक समस्याओं के कारण नहीं आ सकते हैं। तो एक अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कम्युनिटी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि VRC उस राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है, दूर दराज के क्षेत्रों में जाके वह उस एरिया के पॉपुलर, मतलब जो अच्छे से अच्छा काम करने वाली कोई NGO है या कोई और संस्था है या कोई ट्रस्ट है, कुछ भी है, उससे संपर्क करता है और वो उनकी सहायता से VRC उनकी सहायता से उस NGO या ट्रस्ट की सहायता से वहां पर ट्रेनिंग करती है, डिसेबल्ड को सेलेक्ट करती है, डिसेबल्ड का एडमिशन करती है और उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग हो, चाहे कटिंग टेलरिंग की ट्रेनिंग हो, कोई भी हो, वो रिसोर्सेज कम्युनिटी से लेती है। उस NGO के माध्यम से रिसोर्सेज वहीं से लेती है। अपनी एक्सपर्टीज, सुपरविजन, एग्जाम कंडक्ट कराना और सर्टिफिकेशन, VRC का सर्टिफिकेशन, ये सारी जो सारी चीजें हैं वो VRC प्रोवाइड कराती है। और वहां पे स्थान और ट्रेनर का खर्चा, ट्रेनर की सैलरी वगैरह वो NGO या वो कम्युनिटी बियर करती है। तो ये ट्रेनिंग कम से कम 3 महीने की होती है, कम 3 महीने की होनी चाहिए और ये बहुत इफेक्टिव ट्रेनिंग मानी जाती है। इसमें हम बहुत दूर दूर तक हमारी पहुंच होती है। हम ऐसे विकलांगों, ऐसे दिव्यांगों तक पहुंच पाते हैं जो जो जिन्होंने VRC को सुना ही नहीं होता, जिनको जानकारी ही नहीं होती कि VRC का क्या काम है या VRC क्या है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, कम्युनिटी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये ना केवल VRC क्या, मेरे ख्याल VRC के साथ साथ कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी संस्था इस कम्युनिटी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू काम करती है, अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस पहुंचाने के लिए या अपने टारगेट ग्रुप को ट्रेनिंग देने के लिए। इसके अलावा एक और ट्रेनिंग है, एडजस्टमेंट ट्रेनिंग। एडजस्टमेंट ट्रेनिंग क्या है? एडजस्टमेंट ट्रेनिंग में ये है कि जैसे एक लड़के ने, एक दिव्यांग ने VRC से कंप्यूटर में ट्रेनिंग ली। अब उसको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी है। अब उसने उसको जॉब भी मिल गई, उसने एम्प्लॉयर। एक दिन उसका एम्प्लॉयर उससे कहता है कि भाई मेरे को तो आप जो बेसिक कंप्यूटर कर रहे हो ना, इसके अलावा मेरे को तो आपको अकाउंट्स का काम भी कंप्यूटर पे आपको आना चाहिए। अब उस दिव्यांग ने, अब अकाउंट्स की जानकारी तो है नहीं, तो अब वो दिव्यांग क्या करता है? अब दिव्यांग वापस VRC आता है और टैली की ट्रेनिंग लेता है। तो वो दिव्यांग जो अब टैली की ट्रेनिंग लेने आया है वापस VRC में, उसे कहेंगे एडजस्टमेंट ट्रेनिंग। उसमें एडजस्ट किया है, मतलब उसमें उसकी जो पहली ट्रेनिंग थी उसको टैली के साथ एडजस्ट किया, उसको और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो दी गई है उसे एडजस्टमेंट ट्रेनिंग कहेंगे। ये ट्रेनिंग 6 महीने से ज्यादा की नहीं होती। ये इस ट्रेनिंग का 6 महीने तक ये ट्रेनिंग विकलांग को मिल सकती है। इस तरह से जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स मैंने आपको बताई जो VRC ट्रेनिंग में यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे VRC में तो 5 ट्रेड्स के अंदर ट्रेनिंग है। अब कोई विकलांग क्लरिकल ट्रेनिंग लेना चाहता है, कोई दिव्यांग ये चाहता है कि वो क्लर्क का काम, किसी ऑफिस में जाके क्लर्क का काम, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारे काम सीख सके। तो हम तो जो जो VRC है वो ये फैसिलिटी करती है कि वो एक
ऐसे इंस्टीट्यूशन में अपनी तरफ से उनका ट्रेनिंग कराती है जहाँ पे क्लैरिकल वर्क सिखाया गया, तो वो उस बच्चे को वहां पे क्लैरिकल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और उसको उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो उसके पास नहीं हो पा रही है वहां पे करते हैं। तो ये ट्रेनिंग के कुछ तरीके वीआरसी में हम सिखाते हैं। वीआरसी के लोग, वीआरसी में जो ट्रेनिंग विकलांगों को मिलती है, ये अलग अलग तरह की ट्रेनिंग है। इसके बाद वीआरसी में दूसरा जो रिहेबिलिटेशन है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से विकलांगों को, दिव्यांगों को रिहेबिलिटेट करना। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो रिहेबिलिटेशन है वो जॉब्स, नौकरी के द्वारा। दिव्यांगों को नौकरी दिलाने के लिए हम दो तरीके से काम करते हैं, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी। दोनों तरीके से हम लोग नौकरी दिलाने की, वीआरसी के लोग दो तरीके से नौकरी दिलाने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब। सरकारी नौकरियों के लिए वीआरसी दिव्यांगों को रजिस्टर करती है, उनकी प्रॉपर एजुकेशन, उनकी प्रॉपर हर चीज को रजिस्टर करती है। और कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर उनसे दिव्यांगों की डिमांड करता है तो वो उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की को उन दिव्यांगों की लिस्ट प्रदान करती है, उन दिव्यांगों की इंफॉर्मेशन उस संस्था को रेफर करती है। जैसे मैंने बोला, वीआरसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और एक आईटीआई की तरह काम करते, तो रेफर करती है जिस तरह के बच्चों की डिमांड उस सरकारी ऑफिस ने की है। मान लीजिए उन्होंने 5 सिविल इंजीनियर्स की डिमांड करी है, तो वीआरसी ने आंकड़ों में से अपने जो रजिस्ट्रेशन में 5 सिविल इंजीनियर्स के जो सबसे पहले रजिस्टर हुए, सीनियरिटी में सबसे आगे हैं, उनके नाम उस इंस्टीट्यूशन को भेज देगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए हम बच्चों को गाइडेंस, वीआरसी के लोग गाइडेंस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, रोजगार समाचार के बारे में बताते हैं। गाइडेंस काउंसलिंग में टाइम मैनेजमेंट, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सारे गाइडेंस काउंसलिंग के थ्रू हम सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने में वीआरसी के लोग उनकी मदद करते हैं। प्राइवेट नौकरियों के लिए वीआरसी समय समय पे जॉब फेयर्स का आयोजन करती है। में अब लगभग हर हफ्ते ही, हर वीआरसी में हर हफ्ते ही जॉब फेयर होते हैं और हर जॉब फेयर के अंदर अलग अलग कंपनियों को बुलाया जाता है, विकलांगों को बुलाया जाता है। कहने का मतलब वीआरसी विकलांगों, दिव्यांगों और एम्प्लॉयर्स के बीच में एक पुल का काम करती है। अपने प्लेस पे, अपनी जगह पे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज को मिला देती है, एम्प्लॉयर्स और दिव्यांगों को मिला देती है। और दिव्यांग अपनी मर्जी के संस्थान में काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और एम्प्लॉयर भी अपनी मर्जी के, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब लोगों का चयन करके क्या मैं सभी मेरी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये कुछ टेक्निकल, जी सर, ऑडिबल है। क्या सभी को सुनाई दे रहा है? आकांक्षा, आकांक्षा मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, शैल आई स्टार्ट? ओके, तो जी सर। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि विकलांगों, वीआरसी विकलांगों को नौकरी के द्वारा भी, नौकरी दिलाकर भी के भी पुनर्वासित करता है, रिहेबिलिटेट करता है। उसके लिए ऑनलाइन जॉब फेयर्स एक रीजन है। दूसरा, सरकारी नौकरियों के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन करता है और सरकारी नौकरियों की जो डिमांड होती है उसको विकलांगों की लिस्ट प्रोवाइड कराता है सरकारी ऑफिस को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा आरओ और साइकोलॉजिस्ट की मदद से गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्राप्त करते हैं दिव्यांग, अपनी जॉब के बारे में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के बारे में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स को अच्छे ढंग से करने के लिए वो सारी हेल्प वीआरसी से दिव्यांगों को सरकारी नौकरी के लिए प्राप्त की जाती है। और समय समय पर जॉब इंफॉर्मेशन भी वीआरसी में मिलती है कि कहाँ पे कौन सी जॉब है, वहाँ पे उसके लिए अलग से एक जहाँ पर
करियर इंफॉर्मेशन, करियर से जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसके बारे में पूरी जानकारी होती है और बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे वे अप्लाई कर सकते हैं और इनको कहाँ कहाँ करना चाहिए। इसके अलावा वीआरसी मदद करता है बच्चों को, दिव्यांगों को जॉब पोर्टल के माध्यम से नौकरी दिलाने में भी मदद करता है। वीआरसी की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वीआरसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे हमने सुबह शुरू में वीआरसी की हिस्ट्री में जाना था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट के अधीन वीआरसी हैं। इसलिए एक पोर्टल है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक पोर्टल है, एनसीएस पोर्टल। एनसीएस पोर्टल एक नेशनल लेवल का पोर्टल है, इसमें रजिस्टर होते हैं सरकारी जो जो बच्चे जॉब ढूंढना चाहते हैं और जो लोग जॉब प्रोवाइड कराते हैं, जो जॉब प्रोवाइडर वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, तो वहाँ पे जाके वो अपने आप और वहाँ पे जाके कोई भी एम्प्लॉयर अपनी पसंद, अपनी जरूरत के हिसाब से दिव्यांगों को सेलेक्ट कर सकता है और अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा इस पोर्टल की बहुत सारी खासियतें हैं। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट की फैसिलिटी है, इसके अंदर पूरी डिटेल है, पूरी देश के आंकड़े हैं, दिव्यांगों से रिलेटेड दूसरे आंकड़े हैं वो क्या है, किस हैं। इसके अलावा इस पोर्टल पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की फैसिलिटी भी है। इस पोर्टल के बहुत सारे फायदे हैं और ऑनलाइन जो फेयर है वो जनरली सभी वीआरसी इस पोर्टल के माध्यम से करती हैं। पोर्टल और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल एनसीएस पोर्टल है। इसके अलावा रोजगार सारथी करके एक पोर्टल है, ये एक एनजीओ, सार्थक करके कोई एनजीओ है, उसके द्वारा ये पोर्टल बनाया गया है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों के जैसे नौकरी.com और विभिन्न विभिन्न तरह के अलग अलग कंपनियों के पोर्टल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने जॉब पोर्टल्स बनाए हैं, जहां पर जाकर दिव्यांग अपने लिए नौकरी ढूंढ सकते हैं और उस रोजगार प्राप्त करने की प्रयास कर सकते हैं। अलग अलग पोर्टल्स है। तो पोर्टल्स एक किस्म से 3 तरीके हो गए। स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल हो गया एनसीएस, और इस तरह से एक एनजीओ का रोजगार सारथी करके एक पोर्टल है। तो इस तरह से दिव्यांग नौकरी के द्वारा भी रिहेबिलिटेट करने में वीआरसी कोशिश करता है, बहुत हेल्प करता है और एम्प्लॉयर और दिव्यांग के बीच हम पुल का काम करते हैं। तो जॉब के द्वारा रिहेबिलिटेट करने के का हुआ। अब हम वीआरसी द्वारा विकलांगों दूसरे तरीके से जो रिहेबिलिटेट करने का है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत उसके बारे में जानकारी देता है, उनको मदद करता है लोन दिलाने में। लोन दिलाता नहीं है, लोन दिलाने में मदद करता है। तो जैसे वीआरसी के एक्टिविटीज में कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे। वीआरसी समय समय पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेला लगाता है, मतलब स्वरोजगार मेला लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि डिसेबल्ड लोन की जरूरत की एप्लीकेशन जमा कराते हैं। वीआरसी उन स्क्रीनिंग करता है उन एप्लीकेशंस की, देखता है कि किसको कितना लोन चाहिए और कितनी उसकी जरूरत है। उसकी स्क्रीनिंग के बाद जब 30 या 40 50 या एक सर्टेन क्वांटिटी हो जाती है उसकी एप्लीकेशंस की, तो वो फिर उन एजेंसीज को अपने यहाँ पे बुलाते हैं या वहाँ पे उनसे बातचीत करके उन एप्लीकेशंस पे काम करते हैं और फिर एक मेला लगाकर जिन व्यक्तियों को लोन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो वो पूरा कर रहे होते हैं, लोन की जो एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे होते हैं, फिर उस मेले में उन सभी दिव्यांगों को लोन का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इस तरह के मेले भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेले भी
वीआरसी समय समय पर कंडक्ट करते हैं, को बुलाते हैं, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन देने में मदद कर सकते हैं उनको बुलाकर समय समय पर उनका सेमिनार्स और गेस्ट लेक्चर वगैरह करते रहते हैं। इसके अलावा जो कुछ स्कीम्स हैं, कुछ गवर्नमेंट की जो जिनके माध्यम से वो ये दिव्यांग लोन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे NHFDC है, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन। अब इसका नाम थोड़ा सा बदल गया है, नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन। हैंडीकैप की जगह उसको दिव्यांग कर दिया गया है। ये इसकी स्थापना इसीलिए हुई है कि ये जो NHFDC है सिर्फ विकलांगों को ही लोन देता है। ये सिर्फ दिव्यांगों को ही लोन देता है, और दिव्यांग यहाँ पर 10,000 से 5 लाख 50 लाख करोड़ रुपए तक के लोन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। सब जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम होता है, 5% या 6% के करीब NHFDC में इंटरेस्ट लिया जाता है खाली। और बहुत ही मतलब ये सिर्फ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ विकलांगों के लिए है, विकलांगों को ही लोन देती है, और फॉर्मेलिटीज यहाँ पे बहुत कम है, और लोन्स में सबसे इसके अलावा मुद्रा लोन की जो स्कीम है उसमें भी दिव्यांग 5,000 रुपए तक 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और इसमें भी फॉर्मेलिटीज बहुत कम है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, डूटा सूडा की एक स्कीम है। ये इसमें क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। इसमें 5 लोग या 5 लोगों से ज्यादा का लोगों का एक ग्रुप होता है, 5 या 5 से ज्यादा लोगों के ग्रुप होते हैं, और उसमें वो जो ग्रुप है 5 या उससे कम से कम 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा चाहे कितने भी हो जाएं। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी उस ग्रुप के मेंबर हैं वो कुछ अमाउंट जमा करते हैं, और जितना अमाउंट वो उस ग्रुप के सदस्य करते हैं उतना ही अमाउंट सरकार उसमें डालती है। तो वो जो सरकार द्वारा डाले गए पैसे और जो सदस्य द्वारा डाले गए पैसे हैं उनसे वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कुछ काम शुरू करते हैं, और उस काम को करने से जो भी प्रॉफिट होता है उसको वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो स्कीम है गवर्नमेंट की, ये भी विकलांगों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा हर जिले के अंदर जिला विकलांग कल्याण अधिकारी होते हैं। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पास विकलांगों को दुकानें खोलने या कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए, दुकान खोलने या छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए वो बहुत ही कम रेट पर स्कीम्स होती हैं जिनसे उनको वो लोन दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो SC ST PWD बोर्ड्स होते हैं या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं, वहां से भी दिव्यांग जानकारी मतलब लोन ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स के पास भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, और विकलांग चाहे तो वहां से भी जाके इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये जो 3 तरीके हैं, मतलब जो 3 तरीके से बीआरसी रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करती है, ट्रेनिंग के द्वारा, नौकरी के द्वारा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं, और भी कुछ सर्विसेज हैं जो विकलांगों के रिहेबिलिटेशन के लिए, जैसे दूसरे स्कूलों में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वीआरसी की। सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट में क्या होता है, कोई भी विकलांग मान लो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको वीआरसी से सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि क्या वो पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर की ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल है। तो फिर वो जो दिव्यांग है वीआरसी में आता है, तो फिर उसको वही रजिस्ट्रेशन, एवेल्युएशन और एडमिशन के प्रोसीजर से गुजरते हुए जब वो रिपोर्ट तैयार होती है ना, जब थर्ड स्टेज में एडमिशन के टाइम में होता है वो, तो वहाँ एडमिशन नहीं करना होता, वहाँ पे वीआरसी के लोग एडमिशन करने की बजाय सूटेबल सर्टिफिकेट दे देते हैं कि यस, ये
पर्टिकुलर दिव्यांग इस पर्टिकुलर ट्रेड्स के अंदर ट्रेनिंग पाने के लिए सूटेबल है, सूट करता है, मतलब उसको उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर ट्रेनिंग लेने में उसकी विकलांगता बाधा नहीं बनेगी, वो उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर ट्रेनिंग लेने के। इसके अलावा वीआरसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जिसके थ्रू वो रिहेबिलिटेट करते, पेरेंट्स मीटिंग। वीआरसीज हर महीने या 15 दिन में पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं। पेरेंट्स के साथ मीटिंग, सभी पेरेंट्स को बुलाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, और किसी ना किसी गेस्ट को बुलाया जाता है उस पेरेंट मीटिंग में। किसी ना किसी गेस्ट को, जैसे किसी बैंक के अधिकारी को बुला लिया, या किसी दूसरी एनजीओ के किसी एक्सपर्ट को बुला लिया, या लोन स्कीम्स के, या बच्चे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिव्यांगों की, उसके लिए किसी हॉस्पिटल से मनोवैज्ञानिक को बुला लिया, किसी से। तो एक छोटा सा फंक्शन उनके सेमिनार के रूप में करते हैं, और वीआरसी के स्टाफ से, वीआरसी से उनका इंटरेक्शन होता है कि दिव्यांग के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, वो ट्रेनिंग में उसको कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, या इंस्ट्रक्टर कुछ सजेशन देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि आप घर पे बच्चों के साथ इस तरह से काम कर सकते हैं, या ट्रेनिंग घर पे जो हम ट्रेनिंग यहाँ दे रहे हैं आप वो घर पे कैसे करा सकते हैं। पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होने से बहुत फायदा ये होता है कि एक तो ड्रॉप आउट कम हो जाता है, फैमिली को फेथ होता है कि यस वो एक सही इंस्टीट्यूशन में जानकारी लेना चाहती है, पेरेंट्स के बहुत सारे कंसर्न खत्म हो जाते हैं, और वो वीआरसी को सपोर्ट करते हैं ट्रेनिंग में। मतलब ट्रेनिंग को बहुत बेहतर ढंग से चलाने के लिए दिव्यांगों के जो ड्रॉप आउट रेट है, बहुत सारी वीआरसीज में ये प्रॉब्लम भी आती है कि ड्रॉप आउट हो जाती है, तो उसमें बड़ी हेल्प करता है पेरेंट्स मीटिंग होने से। और पेरेंट्स के और वीआरसी के स्टाफ के एक अच्छे रिलेशन होते हैं, और उस अच्छे रिलेशन में आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ट्रेनिंग बहुत फायदा होता है, बच्चे को बहुत फायदा होता है, और वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ ट्रेनिंग में और वीआरसी में पार्टिसिपेट करते हैं। पेरेंट्स ट्रेनिंग में फिर हम इसके अलावा पेरेंट ट्रेनिंग के बाद हम सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करते हैं पेरेंट्स का। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि पेरेंट्स मीटिंग में आने में हम सभी पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना देते हैं। उस ग्रुप, मेरा अनुभव ये है कि उस ग्रुप से सैकड़ों तरह के फायदे होते हैं। जैसे कोई विकलांग दूसरी जगह से आ रहा है, थोड़ा दूर से आ रहा है, और उन सबका एक ही रूट बन रहा है, तो मैंने देखा कि उन्होंने पेरेंट्स ने अपने आप ही एक कैब या एक गाड़ी डिसाइड कर ली, और सभी पेरेंट्स ने उसको पे किया, और वो सभी विकलांगों को लेता हुआ आया, और हमारे सेंटर पे, मतलब पेरेंट्स को फायदा ये हुआ कि अब उन्हें खुद बच्चे को छोड़ने नहीं आना पड़ रहा था। अब उन्होंने एक गाड़ी हायर कर ली थी, कई पेरेंट्स ने मिलके, और वो गाड़ी उन दिव्यांगों को लेके आती थी और ले जाती थी, और इससे पेरेंट्स की तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये फायदा हुआ कि इस तरह की समस्याएं, या पेरेंट्स को कोई नई बच्चे की रोजगार के लिए, बच्चे की प्रॉब्लम कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोई फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि किसी पेरेंट्स को नहीं पता कि उसका बच्चा अगर नेल एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो दूसरा पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से उसको समझाने की कोशिश करता है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत हेल्प करता है, और ये वीआरसी के लोग, वीआरसी में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। सेमिनार्स और गेस्ट लेक्चर्स, सेमिनार्स जरूरी हैं, क्योंकि अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। विकलांगों के क्षेत्र में, दिव्यांगों के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स क्या आ रही हैं, गवर्नमेंट कितनी कंसर्न है, तो ये सेमिनार्स और गेस्ट लेक्चर से हमें पता लगता रहता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने एक हमारे उसमें सेंटर में ये एक लेक्चर कराया गया कि जॉब फेयर में जो एम्प्लॉयर है उसको किस तरह से इम्प्रेस किया जाए, उसके ऊपर एक गेस्ट लेक्चर के। तो जो एचआर्स थे जिनको हमने इनवाइट किया था, उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से जॉब प्राप्त कर सकती है, तो किस तरह के जो उनके क्वेश्चंस है उनके आंसर्स देने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान, कौन सी चीजें मैटर नहीं
समय समय पर अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं कि भाई आपको वीआरसी और उसकी एक्टिविटीज के में जानकारी के लिए कैंप लगाए जाते हैं। एड्स एंड अप्लायंस कैंप, एलिम्को भारत सरकार का एक उपक्रम है, एलिम्को, वो फ्री वो एड्स एंड अप्लायंसेस देता है, जैसे हेयरिंग मशीन हुई, कान की मशीन हुई, जो डेफ एंड डम जो दिव्यांग हैं उनके लिए है, तो स्टिक, ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्लाइंड स्टिक हो गया, क्रैच और व्हील चेयर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए, दिव्यांगों के लिए हो गया। तो पूरे देश में एलिम्को ये सारे एड्स, विकलांगों की एड्स एंड अप्लायंसेस वो सप्लाई करते हैं। तो एलिम्को के साथ मिलके वीआरसी कैंप लगाता रहता है समय समय, और उसके यहाँ पे या जितने भी रजिस्टर्ड दिव्यांग होते हैं तो उनकी जरूरत के हिसाब से उनको वो सामान बंटवाता है। तो इससे दिव्यांगों का बहुत भला होता है, दिव्यांगों को बहुत फायदा होता है। ट्राई साइकिल, आजकल तो दिव्यांगों के लिए स्कूटी वगैरह भी एलिम्को में बनने लगा है। तो इस तरह के कैंप्स भी समय समय पर वीआरसीस लगाते रहते हैं। एमओयू साइन करते हैं अलग अलग दूसरे इंस्टीट्यूशन से। वीआरसी का एक और एक्टिविटी जो आजकल है वो एमयू साइन करता है। जैसे अभी अभी कुछ समय पहले एक साथ एक एमओयू साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक के साथ कि भाई वो विकलांगों के लिए कोई कैंप वगैरह लगाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम लगाएंगे, या उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें हेल्प करेंगे। तो उसके साथ एमओयू साइन, एनएचएफडीसी के साइन ट्रेनिंग, एनएचएफडीसी के साथ टाई अप किया कि उनको ट्रेनिंग के लिए हम वीआरसी उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग किया उन्होंने। सार्थक एनजीओ के साथ मिलकर एमओयू साइन किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एमओयूज के द्वारा भी रिहेबिलिटेशन किया जाता है। इसी तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वीआरसी कंडक्ट करती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, और कल्चरल एक्टिविटीज सेंटर पे करती हैं, सेंटर के बाहर लेके जाती हैं जिसे दिव्यांगों को। इंस्टीट्यूशनल विजिट, इंडस्ट्री की विजिट कराते हैं दिव्यांगों को, प्रॉपर प्लेस पे जाके उसको एक्सपीरियंस मिल सके कि इस एनवायरमेंट की जानकारी हो सके। जॉब फेयर्स, बुक फेयर्स, और एक बहुत ही खास, हर वीआरसी के अंदर एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में वो मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, इस तरह की बुक्स के पे खास तौर से जोर दिया गया है, क्योंकि मोटिवेशनल बुक और बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज से उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको सेल्फ स्टीम हाई होता है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो भी सब कुछ कर सकते हैं जो इन लोगों ने दिव्यांगता के होते हुए भी। मैं कुछ एक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि दिव्यांगों के लिए एक पीडब्ल्यूडी एक्ट था। पूरा एक्ट का नाम है पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। इसमें डिसेबिलिटी के इसमें 7 डिसेबिलिटी का वर्णन किया गया था। इसके बाद फिर एक और एक्ट आया, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, एमआर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999। इसके बाद 2016 में फिर एक और एक्ट आया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें अब 7 की बजाय 21 डिसेबिलिटी का वर्णन किया गया है। मैं जल्दी उनको 21 डिसेबिलिटीज को आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, हेयरिंग इम्पेयर्ड, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्रॉफिज्म मतलब बोनापन, 4 फुट 10 इंच से अगर कम का कोई व्यक्ति है, कद है, वो ड्रॉफिज्म के, ड्वार्फिज्म के उसमें आता है। सातवां डिसेबिलिटी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, 8वीं मेंटल इलनेस, 9वीं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, 10वीं सेरेब्रल पाल्सी, 11वीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 12वीं क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, 13वीं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, 14वीं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, और 15वीं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, 16वीं थैलेसीमिया में जो एक
प्रॉब्लम रेड सेल्स नहीं बनते हैं, तो उनको रेड सेल्स के लिए दोबारा से खून का बनाया जाता है। 17th है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें अगर ब्लड सिक्रेशन हो जाए, अगर मान लो चोट लगने के बाद अगर खून बहना शुरू हो जाए तो वो रुकता नहीं है, उसके लिए अलग से कुछ फैक्टर्स करके कुछ दवाई होती है, वो चढ़ती है उसमें। सिकल सेल डिसऑर्डर 19वां मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, और 20वीं है एसिड अटैक विक्टिम्स, और 21वीं है पार्किंसंस। तो आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार इन 21 डिसेबिलिटीज को, इन 21 प्रॉब्लम्स को डिसेबिलिटी माना गया है। इसके अलावा मैं कुछ भारत सरकार द्वारा जो सुविधाएं दिव्यांगों के लिए की गई हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। रिजर्वेशन, भारत सरकार विकलांगों को नौकरियों में 4%, 4% रिजर्वेशन देती है। 1% डिफेंडम, 1% ब्लाइंड, 1% ऑर्थोपेडिकल, और 1% मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसेबिलिटी, और सॉरी मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 0.5% और मेंटल रिटार्डेड के लिए 0.5% रिजर्वेशन देता है। और एजुकेशन में 5% सीटों पर रिजर्वेशन दिव्यांगों के लिए रखा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए बस पास, ट्रेन पास, ट्रेन में मेरे ख्याल से 75% के करीब कंसेशन रेट ट्रेन पास बनता है, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिव्यांगों को बस पास की सुविधा मिलती है। एमआर बच्चों के पेरेंट्स को स्वरोजगार के लिए लोन में छूट मिलती है, और उनके इनकम टैक्स में भी छूट होती है। धारा 80 के अंतर्गत उनको छूट मिलती है। एनएचएफडीसी में विकलांगों को कम से कम रेट पे उनको वो दिया जाता है, क्या नाम, लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पेंशन दी जाती हैं, वो हर राज्य में अलग अलग है, और बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे दिव्यांग बच्चों को अगर कोई एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट अगर वो देता है, क्या नाम, एम्प्लॉय रखता है, तो वो जो कंट्रीब्यूशन होता है उनका, उसमें 3 साल तक गवर्नमेंट जो उस फैक्ट्री या उस इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका, वो 3 साल तक भारत सरकार उसको वहन करती है। इस तरह बहुत सारी सुविधाएं भारत सरकार प्रोवाइड कराती है, राज्य सरकार दोनों मिलके। इसके अलावा बहुत सारी एनजीओ और अन्य संस्थाएं भी विकलांगों के मदद के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो इन सारी सुविधाओं के बेस पे, इन सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और उनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि विकलांगों के लिए जितना काम होना चाहिए उतना तो नहीं, बट कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है। अभी भी और बहुत सारा काम किए जाने की जरूरत है, जिससे वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करें, वो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करें, और अपनी अपनी क्षमताओं को देश को सर्व करने में, सोसाइटी को सर्व करने में हेल्प कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं भगवान से ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में विकलांग और आगे फले, आगे बढ़ें, अपनी क्षमताओं को उपयोग कर सकें, अपने को हीन ना समझें, समाज और राष्ट्र में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करें, और अपने समाज के जीवन में खुशियां ला सकें। धन्यवाद। हाँ, हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के? जी सर, क्वेश्चंस हैं, एक सेकंड। सर, एक पार्टिसिपेंट्स हैं मेघना, वो ये जानना चाहती हैं कि जो वॉर वुंडेड सोल्जर्स होते हैं, क्या उनके लिए वीआरसी कोई अलग से सेक्शन या कोई अलग से स्कीम्स प्लान कर रही है फ्यूचर में? इस बारे में डिस्कशन हुआ है, और मेरे को लगता है इसको डिसेबिलिटी में शामिल किया जाएगा। और अभी भी जो सोल्जर्स मतलब जिनको वो रहता है, क्या नाम, वो उनको चोट लग जाती है, दिव्यांग हो जाते हैं, तो उनको दिव्यांगों वाली सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती जी। सर, एक पार्टिसिपेंट है सुनीता, वो ये जानना चाहती हैं कि क्या ऐसे कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स हैं जो कि
दिव्यांग लोगों को एम्प्लॉय करते हैं स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऐसे कुछ अगर उनकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट में हो तो? स्पेसिफिक नहीं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी हैं वो सब सभी दिव्यांगों को वो करते हैं, क्या नाम, अपने यहाँ पे उनको काम पे रखते हैं। और ये कंपल्शन भी है इसमें, उनके जो एक्ट है उसमें सभी एजेंसीज को, सभी इंडस्ट्रीज को दिव्यांगों को रखना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें उनको वो छूट मिलती है ना। दिव्यांगों को एम्प्लॉय करने से उनको इनकम टैक्स में, और दूसरी जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट की एक स्कीम है उसके अंदर भी उनको छूट मिलती है। बहुत सारी फैसिलिटीज सरकार दिव्यांगों को एम्प्लॉय करने पर प्रोवाइड कराती है। सर क्वेश्चंस तो हमारे पास इतने ही हैं। थैंक यू सो मच सर आपके सेशन के लिए, बहुत इंसाइटफुल सेशन आपका, बहुत ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड करी, एक इजी वॉक थ्रू करवाया हमें कि ये स्कीम्स शुरू कैसे हुई और उसके बाद आज प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर गाइडेंस सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू।